नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनो की जो एग्जाम है वो 6, 7 और 8 अगस्त को है। आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद एग्जाम के डेट टल जाएंगे, लेकिन एग्जाम की किस डेट में कोई बदलाव नहीं है, चाहे स्टेनो को हो या आगे सीजीएल के भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की अभी तक बात नहीं है। ठीक है, अब बात करें तो साथियों, जो आपके स्टेनो की एग्जाम है उसमें साथियों एक ये जो वीडियो होगा वो हिस्ट्री की 160 है, यानी कि एक रिवीजन की क्लास होगी। इसके बाद साथियों एक पॉलिटी की भी 160 मैं आपके साथ साझा करूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बार डाउट में है कि इस बार टीसीएस एग्जाम नहीं ले रहा, एक नए वेंडर एग्जाम ले रहा है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि साथियों जो इस बार क्वेश्चन होगा उसमें क्या कोई बदल देगा। या तो साथियों ये जो क्वेश्चन फ्रेमिंग के तरीके हैं उसमें बदलाव होगा, और साथियों जो लेबल है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी जो आपके साथियों कॉन्सेप्ट है उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। आपके एग्जाम में जो प्रश्न है वहीं से पूछे जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आपके सामने सेशन की शुरुआत करते हैं। और बात करें तो साथियों ये जितने भी प्रश्न हैं मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सभी के सभी जो है आपके स्टेनो के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ। आपके पास विकल्प है माधव स्वरूप वत्स, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, जेम्स बर्गेस, मार्टिमर व्हीलर। अब साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि जो एएसआई है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके महानिदेशक कौन थे उस समय। तो जब हम साथियों इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो सबसे पहला शहर था जो उत्खनन हुआ वो था हड़प्पा। ठीक है, और साथियों एक और शहर था कौन, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब ये दो शहरों की ये बात कर रहा है कि इन दोनों शहरों की जब खोज होती है, और खोजकर्ता में साथियों हड़प्पा के 1921 में किसके द्वारा, आपके राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। और वही बात करें तो जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। वही आपके जो हड़प्पा है ये कहां पे है, आपके जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पे है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में। और मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। याद रखिएगा, अगर हम पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के बाएं तट पर। वही मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो बेसिक चीजें याद रखिएगा। अब बात करें तो इन दोनों की जो खोज हमने जान गए। अब इन दोनों की खोज पूछा गया है कि उस समय एएसआई के महानिदेशक कौन थे जब उत्खनन हुआ था। तो ये थे साथियों आपके जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें, जो एएसआई है, इसकी स्थापना 1861 में किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और ये जो पहला एएसआई के डीजी थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल, वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, डीजी डायरेक्टर जनरल, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न था जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुसार यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरकी का पालन करना आवश्यक था। आपके REM व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, हुल्स। अभी साथियों जॉन मार्शल ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय साथियों एसआई के महानिदेशक थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने एसआई की स्थापना की, और बात करें तो ये पहले डीजी भी थे। ठीक है, और बात करें तो जो आपके REM व्हीलर है, ठीक है, यही इन्होंने साथियों ये बात कहा है, माना है कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुसार यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय
टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था। ये जो है आपके REM व्हीलर के द्वारा ये बात मानी गई है। ठीक है, चलिए अगला जो है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अब साथियों कितना छोटा सा प्रश्न है, आपके पास विकल्प है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको भी पता है कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद अगर आपसे पूछ ले, यानी कि ये तो साथियों आपका नवीनतम हो जाएगा, नवीनतम। और ये बात करें ऋग्वेद जो है ये प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। वही आपके जो अथर्ववेद है इसमें आपके जादू टोना टोटका का उल्लेख है। ठीक है, जादू टोना टोटका का उल्लेख इसमें मिलता है। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। वही बात करें तो जो आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, याद रखिएगा आपका जो यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद, ये तीनों जो है आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के। जब हम साथियों वैदिक काल पढ़ते हैं, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो उसमें हम दो पढ़ते हैं, एक तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है, एक तो उत्तर वैदिक काल और दूसरा जो है हमारा ऋग वैदिक काल होता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो ये जो हमारा है, तो जो उत्तर वैदिक काल की रचना है वो आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, और जो ऋग्वैदिक काल की है वो आपका ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद हो गया, और बाकी जो है आपके लेटेस्ट पूछे तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, बात करें तो साथियों आपके पूछ ले कि वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल हैं। वेद त्रयी में, तो वेद त्रयी में जो शामिल है वो याद रखिएगा आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सामवेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्या इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। आपका जो यजुर्वेद है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है, इसलिए इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा विकल्प नंबर 2 होगा। बाकी ये जो जितनी भी जानकारी है वो आपके लिए है, जिसमें से साथियों हो सके कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था, यानी कि डॉक यार्ड था। आपके पास विकल्प है लोथल, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, बनावली। अब लोथल की बात करें तो साथियों ये कहां पे है, गुजरात में। ठीक है, लोथल जो है आपके गुजरात में है। मेहरगढ़ की बात करें तो बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वही बनावली की बात करें तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। गुजरात के और भी स्थल हैं, जैसे साथियों धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा हो सके आपसे कहीं पूछा जा सके। ठीक है, याद रखिएगा धौलावीरा जो है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा रंगपुर, रंगपुर हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा। तो ये जब जो जगह है साथियों ये आपके गुजरात से संबंधित और ऐसे प्रश्न बने हैं, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं। ठीक है, हरियाणा से आप बनावली याद रखिएगा, इसके साथ साथ राखी गढ़ी भी याद रखिएगा हरियाणा से। ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। तो ये आपके कुछ स्थल है। अब पूछा है कि कहां पे डॉकयार्ड था, यानी कि जो डॉकयार्ड था साथियों ये कहां पे मिला है, लोथल में। कहां पे, लोथल। और लोथल कहां है, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, यानी कि इनमें से 3 तो वेदांग होंगे, एक वेदांग नहीं। अब कौन सा है भैया, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, पूर्व मीमांसा। अब बात करें तो ये जो वेदांग है साथियों इनकी रचना जो है वो वेदों की, यानी कि जो अभी हम 4 वेद पढ़े, वेदों को भली भांति समझने हेतु, ठीक है, भली भांति समझने हेतु हुई है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब बात करें तो वेदांग की कुल जो संख्या है वो कितना है, 6 है। कौन कौन से हैं भैया, 3 तो यहीं से आप देख लीजिए, 3 के लिए लोड लेना ही नहीं है। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, 3 जो है ये वेदांग है। क्या है, ये वेदांग है। अब बचा क्या, ये जो पूर्व मीमांसा जो है ये वेदांग नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बाकी 3 और कौन से वेदांग है, एक तो याद रखिएगा इसमें ज्योतिष छूट गया है। ठीक है, ज्योतिष। इसके साथ साथ व्याकरण याद रखिएगा, व्याकरण और छंद। ठीक है, ये जो है आपके वेदांग के हिस्से हैं, यानी कि कुल 6 वेदांग है। कौन कौन से हैं,
कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका पूर्व मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। आपके पास विकल्प है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब ये जो उपनयन संस्कार है साथियों, जिसे जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है कि साथियों जन्म से लेकर यानी कि बर्थ से लेकर मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर डेथ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार का उल्लेख है। कुल कितने? 16 संस्कार का उल्लेख है। अब बात करें तो ये 16 संस्कार आपको जानना चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको कहूंगा। जैसे पहला संस्कार याद रखना है हमें, गर्भाधान से शुरू होता है, गर्भाधान। ठीक है, इसके बाद दूसरा याद रखिएगा आपका पुंसवन है। ठीक है, पुंसवन। इसके बाद सीमांतो नयन है। ठीक है, सीमांतो नयन, सीमांतो नयन। और ये याद रखिएगा, ये जो तीनों हैं, ये आपका जो है याद रखिएगा, ये जन्म से पूर्व है। तो कई बार कुछ आपके जो संस्कार होते हैं उससे पूछता भी ऐसा प्रश्न है। तो ये तीनों जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। बाकी जो ये उपनयन संस्कार है, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, और माना जाता है कि इसी संस्कार के बाद जो है कोई आपके जो फॉर्मल एजुकेशन और जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें एंट्री करता है। तो अब आपको पता है कि साथियों ये जो है वो किसको नहीं अलाउ था भैया, कौन नहीं करेगा ये? तो जो शूद्र थे इनके लिए ये उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग उपनयन संस्कार करते थे और उसके बाद जो है वो अपने फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें भी साथियों सभी के लिए उम्र अलग अलग थी। जैसे कोई अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो उसके लिए उपनयन संस्कार की जो उम्र होगी वो कब होगा साथियों? उसके लिए 8 वर्ष बनाया गया था। वही अगर कोई क्षत्रिय है तो इसके लिए जो है वो 11 साल बनाया गया था। वैश्य के लिए साथियों 15 साल की उम्र बनाई गई थी। ठीक है, और शूद्र के लिए तो साथियों था ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों 16 संस्कार है, इसमें से हम साथियों जन्म से पूर्व 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और शिवांतु नयन है। ठीक है, और बात करें तो साथियों और भी 16 संस्कार हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके पास विकल्प है वैशाली, पोथीवती, विराटनगर और बात करें तो साथियों काशी। अब आपको पता है कि जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं, महाजनपद, तो उसमें हम कुल 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब उनमें से साथियों एक महाजनपद की राजधानी आपसे पूछ ली गई है, वो कौन सी? वज्जी की। ठीक है, वज्जी की। तो वज्जी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वज्जी की, वो कौन सी थी आपकी? वैशाली। ठीक है, वैशाली। वज्जी की जो राजधानी थी वो क्या था? वैशाली थी। वही बात करें तो साथियों जैसे अगर आपसे पूछ ले कि अंग जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो चंपा। अंग किसकी, अंग की राजधानी क्या था? चंपा। वही बात करें तो जो मत्स्य था वो आपका कुशीनगर। ठीक है, मत्स्य जो आपके महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी, वो कुशीनगर थी। ठीक है, तो अंग का चंपा हो गया, वज्जी की वैशाली हो गई। और बात करें तो साथियों जो मल्ल था, सॉरी साथियों मत्स्य नहीं मल्ल, याद रखिएगा, जो मल्ल है इसकी जो है ये कुशीनगर। ठीक है, मत्स्य का विराटनगर। यहाँ पे आप देखिए ये जो मत्स्य, ये विराटनगर है ये किसका था? ये मत्स्य का। ठीक है, मत्स्य का। मल्ल का कुशीनगर हो गया। ठीक है, ये जो काशी का जो था ये वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और बात करें तो साथियों आपका मगध का दो कैपिटल याद रखेंगे, एक तो पहले गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज। और बात करें तो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी। ये आपके मगध के हो गए। बाकी जो सूरसेन था, सूरसेन महाजनपद, इसका जो कैपिटल था वो मथुरा था। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों याद रखना है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया वज्जी का, उसी तरीके से हो सके कहीं आपको मल्ल दिख जाए तो कुशीनगर, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, मत्स्य, विराटनगर, मगध, गिरिव्रज या राजगिरी, काशी, वाराणसी, सूरसेन, मथुरा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि अजात शत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वत्साकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा? मल्ल, मतलब किस पर आक्रमण करने? मल्ल पर,
तो मल्ल की अभी हम लोग किस राजधानी पढ़े, कौन था? मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ठीक है। मल्ल, शाक्य, कोलीय, वज्जी। तो ये जो अजात शत्रु थे, आपको पता होगा कि अजात शत्रु के पिता थे आपके बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। और इन लोगों का जो संबंध है वो आपका हर्यक वंश से है। किससे? हर्यक वंश से, ठीक है। हर्यक वंश जो 545 बीसी से 412 बीसी के आसपास इन हर्यक वंश का शासन काल था, ठीक है। तो जो वज्जी था, वज्जी, वज्जी पर आक्रमण करने के लिए वत्सकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वज्जी की जो राजधानी थी हमने बताया वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका वज्जी होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? वासुपूज्य, ऋषभ देव, अभिनंदन, वर्धमान, महावीर। अब बात करें तो ऋषभ देव जो थे ये आपके जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। वही वर्धमान महावीर जो है, जो अंतिम व जो 24वें तीर्थंकर हुए, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वर्धमान महावीर, ठीक है। अब साथियों जो हम जैन धर्म में 5 शिक्षाएं पढ़ते हैं, तो उनमें से जो 4 शिक्षाएं थे वो पार्श्वनाथ ने दिया था, बाकी जो 5वां शिक्षा है वो वर्धमान महावीर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो ब्रह्मचर्य था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर। आपके जो ऋषभ देव या जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? संरचना के शीर्ष पर स्थित छतरी के आकार की संरचना, संरचना को घेरने के लिए एक नीची दीवार, रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छेद। और बात करें तो साथियों जो स्तूप के सामने अनुष्ठान प्रवेश द्वार है। तो जो मेधी है साथियों, जो आपके बौद्ध स्थापत्य हैं, जो स्तूप हैं, तो उसमें जो मेधी है वो आपके रेलिंग और गुंबद के बीच का जो गोलाकार छेद है साथियों, ठीक है, वो आपका मेधी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न बना है, ये बेसिक सा, जो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो बौद्ध आर्किटेक्चर है स्तूपा का, तो उसमें आप देखें, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला एक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? अब बात करें तो जो अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं, ठीक है, कहां कहां से मिले हैं? अब सबसे पहले तो साथियों पाकिस्तान के 2 जगह, वो कौन से हैं? एक तो शहबाज गढ़ी, शहबाज गढ़ी, ठीक है, शहबाज गढ़ी, और मानसेहरा, मानसेहरा, ठीक है, मानसेहरा, ठीक है, मानसेहरा। तो ये हो गया, तो यहां से तो मिले हैं, ठीक है, मानसेहरा से मिला है, ये भी बात सही है भैया। अब बात करें तो आगे कहां, आगे देखें तो उत्तराखंड से साथियों कालची से मिला है, ठीक है, उत्तराखंड के कालची से मिला है, ठीक है, कालची से मिला है। वही बात करें तो उड़ीसा में साथियों 2 जगह से मिला है, एक तो जोगढ़, ठीक है, जोगढ़, ठीक है, जोगढ़, और एक तो जो है आपका धौली, ठीक है, उड़ीसा के 2 जगह जोगढ़ और धैली, धौली, ठीक है, ये उड़ीसा से मिला, उत्तराखंड से कालची से, पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से मिला है। बाकी बात करें तो साथियों महाराष्ट्र के सोपोरा से, ठीक है, ये जो सोपोरा है ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और बात करें तो एक आंध्र प्रदेश का एर्रेगुडी है, ठीक है, एर्रेगुडी, ठीक है, एर्रेगुडी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। तो यहां से भी साथियों बृहद शिलालेख मिले हैं। तो जोगढ़ मैंने बताया है जो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, यहां से तो मिला ही है। मानसेहरा पाकिस्तान, यहां से तो मिला ही है। तो ये जब तीनों जगह से मिला है साथियों, तो यहां से जो है आपका भाबरू जो है यहां से आपका नहीं मिला है, ठीक है। आपको बाकी एक गिरनार से भी मिला है गुजरात के, ठीक है, गिरनार, गुजरात, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। कहां से नहीं मिला है? शोपारा मिला ही है, जोगढ़ मिला ही है, मानसेहरा मिला है, तो भाबरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा।
सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? अब मुझे लगता है कि इसका आप उत्तर दे देंगे। कनिष्क आ गया इसमें, अब कनिष्क कहाँ, कुषाण वंश। चंद्रगुप्त आ गया कहाँ, गुप्ता पीरियड। समुद्रगुप्त कहाँ, गुप्ता। तो तीनों साथियों एलिमिनेट करने वाले ऑप्शन हैं। आप चाहे तो आराम से जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करें तो साथियों चंद्रगुप्त दो हुए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो हालांकि इनको आप थोड़ा सा काउंट भी कर सकते हैं कि चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो आपको पता है कि ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक हुए। और जो मौर्य पीरियड है साथियों, जो मौर्यन पीरियड है वो जो समय है 322 बीसी, कई जगह 323 मिलता है, 323 बीसी से आपका 185 बीसीई तक साथियों टाइम पीरियड रहा मौर्यन पीरियड का। और मौर्यन पीरियड की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बाद जो है इनके पुत्र हुए बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार कहें तो वो अजातशत्रु, लेकिन यहाँ पे बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार के बाद इनके पुत्र हुए अशोक, ठीक है। बिंदुसार के बाद इनके पुत्र हुए अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 323 से 298 बीसी तक शासन था। बिंदुसार की बात करें तो 298 से आपके 273 बीसी तक शासन था, ठीक है। और उसके बाद अशोक का शासन था 273 से 232 बीसी तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप मौर्यन में साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखिए दो तो आप बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे, कनिष्क और समुद्रगुप्त, बचा चंद्रगुप्त और बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहां बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक थे, फिर उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो आपका अशोक, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 में। और एक बार ट्रिक लगा देता हूं। और अगला है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? भी मैंने साथियों बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक जो है वो शासक बनते हैं, ठीक है, इनके बाद। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस प्रश्न में बताने के लिए। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया? वो कौन था भैया? देवभूति, पुष्यमित्र, भागभद्र और अग्निमित्र। तो बात करें तो जो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं वो आपके पुष्यमित्र, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, ठीक है, जिसका नाम शुंग वंश पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। अगला है कि यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, वो निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? बृहद्रथ, अशोक, संप्रीति, चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न का जो है आप भी बहुत आराम से उत्तर दे देंगे कि जो मेगस्थनीज था, जो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था, वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? यानी कि अभी हमने पढ़ा कि देखो भैया मौर्यन को खत्म करके शुंग वंश की स्थापना होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मौर्यन से पहले कौन था जो मगध पर शासन कर रहा था? तो वो साथियों नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। और नंद वंश की बात करें तो जो अंतिम शासक था वो घानानंद था, ठीक है, घानानंद। और घानानंद को पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त ने, आपके चाणक्य की सहायता से। और उसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना की, मौर्यन की, ठीक है। तो ये आपका नंद वंश हो जाएगा, ठीक है, नंद वंश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? अब बात करें तो साथियों जो अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं, ठीक है, अशोक के जो स्तंभ लेख मिले हैं वो आपके एक तो दिल्ली मेरठ, ठीक है, दिल्ली मेरठ हो गया, ठीक है, दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली टोपरा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो लौरिया,
लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, ये हो गया। लौरिया अरराज, ये तो आपको पता है कि मेरठ टोपरा। इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ हो गया, लौरिया अरराज हो गया, ठीक है, लौरिया अरराज हो गया, ठीक है, लौरिया अर्राज हो गया। इसके बाद बात करें तो आपका एक रामपुरवा है, ठीक है, रामपुरवा जो इसमें जिक्र ही है क्वेश्चन में, रामपुरवा। और बात करें तो साथियों वो प्रयाग कौशाम्बी में, प्रयाग कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी में। ये आपके स्तंभ लेख है। ये तीनों जो है ये बिहार के चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अर्राज और रामपुरवा, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। और बात करें तो साथ ही इसमें पूछा गया किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है, तो वो आपके बुल यानी कि वृषभ की, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी? नीतिसार, नागानंद, बुद्धचरित और इंडिका। बुद्धचरित जो है आपको पता है कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। तो ये जो इंडिका है साथियों यानी कि विकल्प नंबर 4, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ठीक है, विकल्प नंबर 4। अगला है कि कनिष्क किससे संबंधित थे? सातवाहन राजवंश से, चोल राजवंश से, कुषाण राजवंश से, मौर्य राजवंश से। और मौर्यन में तो साथियों आपको मैंने नाम बताया कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोक, बृहद्रथ, ये तो आप जान जाएंगे। कुषाण राजवंश में अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा कुजुल कडिफिसिस, ठीक है, कुजुल कडिफिसिस, ठीक है, कुजुल कडिफिसिस, कडिफिसिस, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ कनिष्क, कनिष्क, और एक याद रखिएगा वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। इनका संबंध जो है ये कुषाण राजवंश है। चोल राजवंश में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो संस्थापक थे विजयालय, और विजयालय को एक उपाधि मिली थी नरकेसरी की। नरकेसरी जो था ये इनका टाइटल था, ये उपाधि मिली थी, ठीक है, नरकेसरी, ठीक है, नरकेसरी जो है इनकी उपाधि थी विजयालय के, जिनका संबंध चोल वंश से था, हालांकि इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। और बात करें तो इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया है, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। ये पूछा गया एसएससी के और भी अलग एग्जाम में। निशुंभ सूदनी देवी का जो मंदिर है वो आपके विजयालय के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, और उनकी उपाधि थी ये नरकेसरी, ये उपाधि थी नरकेसरी, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चोल राजवंश में और भी आपके जैसे राजेंद्र प्रथम हो गया, राजराज प्रथम हो गया, तो आप ऐसे याद रखिएगा। जैसे ये प्रश्न बना हो सके कहीं और पूछ ले, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, तो ये आपके चोल राजवंश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, सातवाहन में जैसे आप गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में सुनते हैं तो इनका जो संबंध है वो सातवाहन राजवंश है, ठीक है। तो जो कनिष्क का संबंध है वो आपके कुषाण राजवंश है, ठीक है। अगला है कि बुद्ध चरित बुद्ध की अधोपांत जीवनी है जो द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व। अभी मैंने बताया कि अश्वघोष के द्वारा जो है वो बुद्ध चरित लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 है। अगला है कि धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? जो धामेक स्तूप है ये आपके वाराणसी में है, ठीक है। धामेक स्तूप जो है वो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? आपके पास विकल्प है इंडिका, मुद्रा राक्षस, महावंश और अर्थशास्त्र। इंडिका मैंने अभी जिक्र किया कि मेगस्थनीज, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ठीक है। महावंश की बात करें तो साथियों ये आपका सिंगली वृत्तांत है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य चाणक्य जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका महावंश हो जाएगा, ठीक है, महावंश हो जाएगा, ठीक है, महावंश हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। अगला है कि बाघ गुफा, जो बाघ केव्स पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? मौखर, मौखरी जिसे बोलते हैं, मौर्य, चोल, गुप्त। तो जो बाघ केव्स है, अब ये बाघ केव्स कहाँ पे है साथियों? एमपी में, ठीक है, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो एमपी में आपके जो बाघ केव्स है इस पर जो बने चित्र हैं उसका जो संबंध है वो बताया जाता है गुप्ता पीरियड से, ठीक है, गुप्त काल से, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। काठियावाड़ का जो जूनागढ़ शिलालेख है निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? कनिष्क, अभी मैंने बताया कि इनका जो संबंध है कुषाण वंश से, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन से, ठीक है।
और आपके पास है नरसिंह वर्मन, रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। तो जो काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन जो प्रथम है ये आपके शक शासक हुए, ठीक है, शक शासक हुए। और रुद्रदामन प्रथम का जो टाइम पीरियड है शासन का 130 से 150 ईस्वी, ठीक है, 130 से 150 ईस्वी, ठीक है। और मौर्यन पीरियड में जो आपका सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, उसका इन्होंने जीर्णोद्वार करवाया, ठीक है, जीर्णोद्वार करवाया, ठीक है, जीर्णोद्वार करवाया, ठीक है। और निर्माण की बात करें तो ये मौर्यन पीरियड में, ठीक है, मौर्यन पीरियड में, ये बात आपको याद रखना है। अब बात करें तो जो रुद्रदामन प्रथम था ये साथों संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत प्रेमी था। तो ये जो आप जूनागढ़ का शिलालेख देखते हैं, ठीक है, ये साथियों विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में, ठीक है, ये विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख है, ठीक है। तो ये रुद्रदामन प्रथम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है वो रुद्रदामन प्रथम से है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? शारिपुत्र, नागसेन, अश्वघोष, पशुबंत। तो ये जो आपके नागसेन थे बौद्ध संत, इन्होंने यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और जो मिनांडर के प्रश्न थे और नागसेन के द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं ये किसमें संकलित है? मिलिंद पन्हों में, ठीक है, मिलिंद पन्हों में जो है, मिलिंद पन्हों में, मिलिंद पन्हों में नागसेन के उत्तर और मिनांडर के प्रश्नों का संकलन मिलता है आपके मिलिंद पन्हों में, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला है कि अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए पर कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए चार सिंह बने हुए, ये बात बिल्कुल सही है साथियों, उस पर चार सिंह हैं, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। पूछा गया है कि क्या कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सत्य है? कथन फर्स्ट और सेकंड असत्य है, केवल कथन फर्स्ट सत्य है, केवल कथन सेकंड सत्य है। तो बात करते हो साथियों पहला तो सही है और दूसरा जो है वो बताया गया है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? बिल्कुल साथियों बेसिक सा प्रश्न है कि पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो अभी हम टाइम पीरियड आपको बताएं कि 323 से 185 बीसी तक इन्होंने मौर्यन का टाइम पीरियड रहा है शासनकाल का। और इससे पहले नंद वंश का शासन था मगध पर, ठीक है। और बात करें तो साथियों अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? घनानंद, जिसको पराजित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो नंद हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ है मंत्री, सेना, मित्र और किला, ठीक है। जो बात कहा गया है कि जो 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है कौटिल्य के द्वारा, उसमें पूछा गया है कि जो एक अंग दंड है उस दंड का अर्थ क्या है? तो बात करें तो साथियों वो सेना यानी कि आर्मी जो है जिसका जो संबंध है वो दंड से है, ठीक है। कौटिल्य ने सप्तांग की अवधारणा दी है, क्या? सप्तांग की, कौटिल्य के द्वारा एक सप्तांग की अवधारणा दी गई है राज्य को समझने के लिए। अब इन 7 अंगों में एक अंग दंड भी है, ठीक है, एक अंग दंड भी है। और ये जो दंड का अर्थ है वो आपका सेना से है, ठीक है, सेना से यानी कि आर्मी से है। ये बात आपको समझना है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो सेना होगा। अगला है कि द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? विमान, मंडप, शिखर और गोपुरम। आपको पता होगा कि जो दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं साथियों, उसमें जो आपको देखने को मिलता है उनका जो बड़ा प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या उसे गोपुरम कहा जाता है? ठीक है। अगला है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र आपको पता है कि कौटिल्य या चाणक्य कह लीजिए। ठीक है। मुद्रा राक्षस हमने अभी अभी बताया। और बात करें तो साथियों जो हर्ष चरित के बारे में आप सुनते होंगे। ठीक है। हर्ष के चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है बाणभट्ट के द्वारा, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका हर्षचरित होगा। अगला है कि भारत का सबसे प्राचीन कला निम्नलिखित में से कौन सा है? कांगड़ा किला, मेहरानगढ़ का किला, श्रीरंगपट्टन किला, गोलकोंडा किला। ठीक है। तो जो भारत का सबसे प्राचीन किला माना जाता है, फोर्ट माना जाता है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा किला है। कौन सा है? कांगड़ा किला। ठीक है। कांगड़ा किला। ठीक है। कांगड़ा किला। बात करें तो साथियों ये जो कांगड़ा किला है इसका जो निर्माण है वो कटोच वंश के द्वारा, ठीक है, कटोच वंश एक शाही राजपूत वंश है कटोच वंश, इसके द्वारा कांगड़ा किला का निर्माण किया गया है। ठीक है। किया गया है। और इसे माना जाता है कि ये भारत का सबसे प्राचीन किला है। ठीक है। सबसे प्राचीन किला है आपका कांगड़ा किला। ठीक है। कांगड़ा किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई है? मोट की मस्जिद, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, राई दरवाजा, बीबी का मकबरा। पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है आपको पता है कि 1206 से लेके 1526, इस टाइम पीरियड में कौन नहीं बना है? ठीक है। मोट की मस्जिद हो गई, कुबतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, बीबी का मकबरा हो गया। अब साथियों आपको भी पता है कि जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, ये 1193 में साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के काल में पूछा गया है तो उसमें कुबतुल इस्लाम मस्जिद आता है। वही बात करें तो साथियों जो मोट की मस्जिद है, मोट की मस्जिद, ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और बात करें तो साथियों लोदी वंश के शासन काल में, लोदी वंश का जब शासन काल था उस समय मोट की मस्जिद का निर्माण होता है। अलाई दरवाजा की बात करें तो साथियों ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब इसमें साथियों जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, ये आपके कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और अब बात करें तो जो बीबी का मकबरा है साथियों, ये बनवाया गया है औरंगजेब के पुत्र प्रिंस आजम शाह के द्वारा। ठीक है। अब औरंगजेब जो था ये मुगल वंश से इसका संबंध था। ठीक है। मुगल वंश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा विकल्प नंबर 4 होगा। ठीक है। जो औरंगजेब की पत्नी थी उसी का मकबरा है, बीबी का मकबरा। और बात करें तो इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है। बीबी का मकबरा जिसको औरंगजेब के पुत्र प्रिंस आजम शाह के द्वारा बनवाया गया। तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मोट की मस्जिद न्यू दिल्ली में लोदी वंश के शासनकाल में इसे बनाया जाता है 1505 के आसपास। अलाई दरवाजा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। और बीबी का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 4 होगा। अगला है कि विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। अब बात करें तो जो विजयनगर जो है, सबसे पहले तो याद रखिएगा एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 2 नए राजवंश की स्थापना होता है, जिसमें एक आपका विजयनगर भी है, विजयनगर, और एक दूसरा बहमनी साम्राज्य। ठीक है। बहमनी साम्राज्य हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर की हम बात करें तो इसका जो स्थापना है 1336 में 2 भाई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई। और बात करें तो जो विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी वो हम्पी थी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर की जो राजभाषा थी तेलुगु था। ठीक है। राजभाषा तेलुगु था, याद रखिएगा। विजयनगर की जो राजभाषा है वो तेलुगु, राजधानी हम्पी।
और बात करें तो जो विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे, विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की बात करें तो 1347 में हसन गंगू 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। और बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी गुलबर्गा थी, ठीक है। गुलबर्गा याद रखिएगा, गुलबर्गा राजधानी थी। और जो बहमनी साम्राज्य का राजभाषा है, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का राजभाषा मराठी था, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। बाद में बहमनी साम्राज्य जो है, बाद में सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, बाद में बहमनी साम्राज्य में एक शासक हुए शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसने अपना राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर स्थापित किया और उसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। शुरुआत में इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, बाद में बिदर होती है, ठीक है, और इसका नाम रखा जाता है मुहम्मदाबाद, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? अब बात करें तो 1520, साथियों मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय का जो शासन का समय रहा 1509 से लेकर 1529 रहा, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो है ये तुलु वंश के महान शासक थे, तुलु वंश के महान शासक हुए कृष्णदेव राय। और इनके ही शासन काल में, कृष्णदेव राय के ही शासन काल में एक पुर्तगाली यात्री जिनका नाम डोमिगोस पायस था, ये विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। डोमिगोस पायस जो है, डोमिगोस पायस ये जो है कृष्णदेव राय के शासन काल में ही यात्रा किए थे, डोमिगोस पायस, ठीक है। और कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जैसे हम अकबर में नवरत्न पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। उसी तरीके से कृष्णदेव राय में साथियों तेलुगु साहित्य के जाने माने इष्ट दिग्गज रहा करते थे, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो कृष्णदेव राय होगा, जिन्होंने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। विजयनगर साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? खनन, माइनिंग, औद्योगिक शुल्क, इंडस्ट्रियल टैक्सेस, भू राजस्व, आयात शुल्क। तो जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, ठीक है, यानी कि जो भू राजस्व था, ये आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की। अगला है कि जो बहमनी साम्राज्य है, जिसके हमने अभी बारे में चर्चा की कि 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, बोल रहा है कि बहमनी साम्राज्य का विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। बाद में चल के बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, ठीक है, 5 स्वतंत्र राज्य। अब ये 5 कौन कौन से थे? एक तो आपका बीजापुर, ठीक है, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह के द्वारा स्थापित। इसके बाद बात करें तो अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। और बात करें तो साथियों एक बरार, ठीक है, बरार। और बात करें तो साथियों गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है, बीदर। तो ये जो 5 थे ये आपके बहमनी जो साम्राज्य था ये आगे चल के 5 स्वतंत्र राज्यों में साथियों बट जाता है, ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर की स्थापना की बात करें तो साथियों यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के मलिक अहमद, बरार के इमाद शाह, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह और बात करें तो बीदर के जो थे ये अली बरी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 4 होगा। अगला है कि आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? अकबर का, औरंगजेब का, जहांगीर का, हुमायूं का। अब बात करें तो जो आगरा हाउस में सिकंदरा है ये अकबर का मकबरा है। किसका? अकबर का मकबरा है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर अकबर हो जाएगा। अगला है कि 1613 में मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। तो जहांगीर ने 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बादशाह नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बादशाह नामा जो पुस्तक है क्या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल
अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। तो जो अब्दुल हमीद लाहौरी है, इनके द्वारा बादशाह नामा जो पुस्तक है वो लिखा गया है, ठीक है। बादशाह नामा जो पुस्तक है वो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्माद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था? बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, हुमायूं, शाह आलम प्रथम। तो ये जो इत्माद उद दौला है, ठीक है, ये उपाधि है, ठीक है। ये जो उपाधि है, हालांकि नाम जो है वो मिर्जा गयास बेग है, ठीक है। मिर्जा गयास बेग, ईरान का निवासी मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी नूरजहां, नूरजहां, ठीक है, नूरजहां, जिनका नाम मेहरू निशा था। और नूरजहां की शादी होती है जहांगीर से, ठीक है, जहांगीर से। और यही जो मिर्जा गयास बेग है, जिनको जहांगीर ने एक उपाधि दी थी इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला, ठीक है। तो इनके ही प्रभाव में माना जाता है कि जहांगीर ने, हालांकि जहांगीर ने सब कुछ जो है वो नूरजहां के हाथों सौंप दिया था, ठीक है, जिससे बादशाह की शादी हुई थी, ठीक है। तो माना जाता है कि अपने ससुर इत्मादुद्दौला के प्रभाव में ही शासन किया आप जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने। अगला है कि आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है? निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? वाराणसी, उदयपुर, उज्जैन, मथुरा। साथियों, जो आमेर के शासक सवाई जय सिंह हैं, इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। अब ये 5 खगोलीय वेधशाला कहाँ कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कहाँ? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। तो मथुरा तो है विकल्प में, उज्जैन भी है, वाराणसी भी है। अब बात करें तो साथियों उदयपुर नहीं होगा, ठीक है, उदयपुर जो है ये गलत दिया है। बाकी 3 तो यहाँ आपको मिल ही गए, एक बच रहा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और बात करें तो साथियों एक बच रहा है आपका मथुरा, ठीक है, मथुरा। तो ये कुल 5 जगहों पे सवाई जयसिंह के द्वारा खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। उदयपुर साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर 2, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? हमने कहा कि ताजमहल की फूहड़ नकल माना जाता है साथियों। किसे अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा जो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और बात करें तो साथियों इसे औरंगजेब के पुत्र प्रिंस आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था और औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस अगला है कि मुंत मुंतख्वाब उत तवारीख की रचना किसने की थी? अकबर, जहांआरा बेगम, दारा शिकोह, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो जो मुंतखाब उत तवारीख है, इसकी जो रचना है वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला है कि भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा हुशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अब ये जो हुशंग शाह का मकबरा है वो पूछ लिया गया कहाँ पे है, दिल्ली में है कि बुरहानपुर में है कि मांडू में है कि आगरा में है? तो जो हुशंग शाह का मकबरा है ये मांडू में है। अब ये मांडू कहाँ है साथियों? एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो हुशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश के मांडू में है, जो संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। औरंगाबाद स्थित बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है, यह ताजमहल के समान डिजाइनों के कारण ताजमहल की नकल है, यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की कब्रगाह है, मकबरा है, ठीक है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था। अब साथियों ये भी बात सही है, विकल्प नंबर 3 भी सही है, विकल्प नंबर 4 भी सही है। और बात करें तो कहा गया है कि ये पूरी तरह से संगमरमर से बना है, यह ताजमहल की समान डिजाइनों के कारण ताजमहल की नकल माना जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये 3 तो सही है, 2, 3, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब पूछा है कि गलत कौन सा? ये पूरी तरह से संगमरमर से बना है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये पूरी तरह से संगमरमर से बना है ऐसा नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो सही है, ठीक है। चलिए अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? किला मुबारक, मोतीबाग पैलेस, बहादुरगढ़ का किला, गोविंदगढ़ का किला। तो जो गोविंदगढ़ फोर्ट है साथियों, गोविंदगढ़ फोर्ट, ये आपके अमृतसर में है। ठीक है, ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है आपका गोविंदगढ़ फोर्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, वो विकल्प नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मिलान करना है महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। एक तरफ स्मारक है जमाली कमाली मस्जिद, हवा महल, लक्ष्मी विलास महल, एलिफेंटा गुफाएं। तो साथियों इसमें से दो तीन मुझे आता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र, हमें पता है कि जो एलिफेंटा की गुफा है ये आपके महाराष्ट्र में है, तो ए का हम 4 लगा देंगे। अब जैसे ही ए का 4 लगाएंगे मुझे लगता है कि उतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है दिमाग पर। ठीक है, हवा महल के लिए हमको जाना पड़ेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। बाकी बच रहा है कि लक्ष्मी विलास महल कहाँ है, और बात करें तो जमाली कमाली मस्जिद कहाँ है। तो आपका जमाली कमाली जो मस्जिद है वो आपका दिल्ली में है, और जो गुजरात है यहाँ पे साथियों आपको लक्ष्मी विलास महल मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3 होगा। अगर आपको बस एक भी चीज पता होता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा जो केव्स हैं ये महाराष्ट्र में है, तो आप आराम से इस प्रश्न का सही उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव द्वितीय। बात करें तो साथियों जो राघोवा के पुत्र थे बाजीराव द्वितीय, ये आपके मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए। ठीक है, अगला है कि किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसीन की या बसई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय, और बात करें तो माधव राव। अब बात करें तो जो बसई की संधि या बसीन की संधि है ये कब हुआ था? 1802 में। कब? 1802 में। और ये बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका बाजीराव द्वितीय होगा। वही सालाबाई की संधि की बात करें तो ये 1782 में, 1802 में बसई की संधि होती है, और शालाबाई की जो संधि है, सालाबाई की संधि जो है ये 1782 में होती है। ठीक है, सालाबाई की संधि 1782 में। अब देखो साथियों बहुत सारी चीज जानने को है, लेकिन अब आपके सामने एग्जाम है, तो अब बहुत सारी चीज जानने के लिए आपके पास न समय है और ना मुझे बताने के लिए समय है साथियों, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा बताने ही लगूँ आपके पास समय ही नहीं है। तो ये बस एक बार रिवीजन है कि देख लीजिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा है, आप बेहतर करके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, ये साथियों नेपाल वाला है ट्रीटी। ठीक है, बात करें तो अमृतसर की संधि, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो बात करें तो साथियों जो अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, अमृतसर की संधि यानी कि विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था। ठीक है, अगला है कि 1780 में भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जॉन वुडबर्न ने, चित्तरंजन दास ने, जेम्स अगस्टस हिक। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक। अब साथियों अगर आप समय पीरियड की भी चीजों को देखेंगे तो शायद आप कुछ चीजें एलिमिनेट कर देंगे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, हम सुनते हैं कि 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, कहाँ 1901 में ये व्यक्ति हैं और 1780 की बात कहा जा रहा है। चित्तरंजन दास के हम पढ़ते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, तो कहाँ हम इनकी मूवमेंट में इनकी चर्चा करते हैं और 1780 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही साथियों इस तरह से हम दो जो क्वेश्चन है दो आपके ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बच रहा है जॉन वुडबर्न और जेम्स अगस्टस हिक्की। तो साथियों हम सुनते हैं कि जो बंगाल गजट है, ठीक है, बंगाल गजट वो भारत में पहला अखबार था। ठीक है, भारत में पहला अखबार था। और बात करें तो ये जो भारत में पहला अखबार था 1780 में कलकत्ता से साथियों ये शुरू होता है। ठीक है, 1780 में कलकत्ता में
बंगाल गजट जो है ये प्रकाशित होता है और भारत का पहला अखबार था। किसके द्वारा? पहला समाचार पत्र कह लीजिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वही बात करें कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था ये आपका उदंड, ये जो था आपका उदंड मार्तंड था। ठीक है, उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड जो था ये आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। और ये किसके द्वारा शुरू शुरू किया गया था? जुगुल जुगल ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और कहा ये भी कहां से? 1826 कलकत्ता। ठीक है, 1826 कलकत्ता से। तो ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। और अगर ओवरऑल हम भारत का पहला अखबार की बात करें तो द बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में। निम्नलिखित में से किसे 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? मैक्स मूलर, हेनरी वालपोल, कालिन मैकेंजी, और बात करें तो जॉन मार्शल। तो जो कालिन मैकेंजी थे इनको 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो पहला कारखाना अधिनियम आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, वो 1881 में आया था। और ये जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आता है, इसमें एक बात कहा गया था कि जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको काम पर प्रतिबंध किया गया है, यानी कि अब इससे कम उम्र के बच्चे काम पर नहीं जाएंगे। ये 1881 में जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था उसमें बात किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा एक आता है 1891 में भी सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है और इसमें स्त्रियों को लेकर बात कहा गया था। ठीक है, तो हर फैक्ट्री एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस थे। तो जैसे 81 में साथियों कहा गया कि जो 7 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उनके काम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 91 में स्त्रियों के काम के टाइमिंग को लेकर प्रतिबंध आता है कि इतने समय से ज्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग समय में फैक्ट्री एक्ट के माध्यम से साथियों प्रोविजंस होते रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 1881 हो जाएगा। किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग्स, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है, और इसको किसने तैयार किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये जो व्यवस्था है वो तैयार किया गया था। ठीक है, विकल्प नंबर 4 सही होगा। भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था 1860, 1859, 1861, 1858। तो जो भारत सरकार अधिनियम है वो 1858 में पारित होता है। और आपको भी पता है कि 1857 में साथियों विद्रोह होता है। ठीक है, और उस विद्रोह के तुरंत बाद एक घटना होता है कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों शासन हुआ करता था वो चला जाता है आपके जो ब्रिटिश क्राउन है उनके पास। ठीक है, तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से जो है शक्ति किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, और बात करें तो साथियों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1892। अब बात करें तो जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, मार्ले मिंटो सुधार जिसको हम बोलते हैं, वो आपका है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और इसी मार्ले मिंटो में एक काम होता है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। इसमें मार्ले भारत सचिव और मिंटो जो थे ये आपके वायसराय थे। ठीक है, तो जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स था जिसे हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं 1909 का, इसने क्या कार्य किया? इसने ये कार्य किया कि जो मुसलमान थे, ठीक है, मुस्लिम, इनके लिए ये एक सेपरेट इलेक्टोरल यानी कि अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी जाती है 1909 में। ठीक है, अब यही आप देखेंगे कि जो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आता है, कम्युनल अवार्ड आता है,
उसमें साथियों ब्रिटिश लोगों ने एक और तरीका अपनाया कि वो और भी लोगों को अलग निर्वाचक मंडल देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि गांधी जी अनशन पर बैठते हैं, फिर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः पैक्ट भी होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बात की बात है, डिटेल हो जाएगा, फिर मैं इस चीज से बचना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी में चीजें हों, क्योंकि अब आपको एक रिवीजन के तौर पे चीजें देखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा 1909। निम्नलिखित में से किसे 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आपको साथियों पता है कि 2023 में हमारे पास जो न्याय के पहले यानी कि इंडियन पिनल कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया या सीआरपीसी था, इन सब में संशोधन के माध्यम से बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो जो भारतीय दंड संहिता था, इंडियन पैनल कोड जो था, ये अधिनियमित किया गया था आपके 1860 में, 1860 में। उसके बाद से साथियों अब सरकार ने क्या किया है कि इन्होंने लाया है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस बोल रहे हैं, ठीक है, बीएनएस 2023, ठीक है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था 1872 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो जो है अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम याद रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। तो अब ये सब नए होंगे, हालांकि कुछ चीजें बदली गई है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफी अपडेट हुआ है, मॉडिफाई हुई है चीजें। एक आपका जो सीआरपीसी था, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1973 का, 1973 का, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक, जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी, अब इसे साथियों भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, 2023। अब ये तीनों चीज आप देख सकते हैं, जो पहले जिस नाम से था उसमें अब बदलाव आ गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारतीय दंड संहिता हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है वो सही होगा, विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? कब? 1935 में, 1919 में, 1853 में, 1858 में। तो जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, उसमें अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात किया गया था 1935 में। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1781, 1784, 1780, 1782। अब बात करें तो हम साथ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। वही उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, उसकी खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। और 1784 की बात करें तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या होता है कि दोहरे प्रशासन की व्यवस्था हो जाती है, जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब इस दोहरे प्रशासन की व्यवस्था में क्या है कि एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला गया है कि आप जो है व्यापारिक काम देखेंगे, ठीक है, व्यापारिक मामले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इनके पास राजनीतिक मामले थे, ठीक है, इनके पास राजनीतिक मामले थे, ठीक है। तो दोहरे प्रशासन की व्यवस्था जो है वो आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू होता है, ठीक है। तो ये भी बात हमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को अपना पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय व्यवस्था शुरू हो जाती है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1858। जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें एक तो क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उनमें भी विस्तार होता है, यानी कि उनके सदस्यों में भी विस्तार होता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और इसके साथ साथ एक काम होता है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी कि
जो पोर्टफोलियो व्यवस्था है साथियों, जो विभागीय प्रणाली सिस्टम आप देखते हैं, ये जो विभाग के सिस्टम आज आप भी देखते हैं, इसकी शुरुआत जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से होता है। एक तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसका विस्तार होता है, ठीक है, इसका विस्तार होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है। इसी के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, ठीक है, पहली बार। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन था वो कहां पर आयोजित किया गया था। अब देखो साथियों, अब बहुत सारे कांग्रेस का अधिवेशन हुए हैं, अब उनमें से आप कितना याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1907 में पूछा गया, तो अब आपको पता हो कि 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, यानी कि कांग्रेस में पहली बार विभाजन होता है। अब 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, विभाजन कहाँ पे हुआ, सूरत में, ठीक है। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा, ठीक है, रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब बात करें तो साथ में तो ठीक है भैया, कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो गया, लेकिन हम आपसे पूछे कि 1896 में 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। और बात करें तो साथियों, इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा अध्यक्षता। अब 1896 इंपोर्टेंट क्यों है भैया, क्योंकि इस समय क्या है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात करें तो इसके बाद याद रखिएगा कि 1911 की हम बात करें तो ये भी कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। 1911 में भी जो कांग्रेस का अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ है, और पंडित जो है ये आपके विश्वनारायण धर जो थे, इन्होंने अध्यक्षता की। और 1911 में ही साथियों पहली बार जनगणना जो है वो गाया जाता है आपके 1911 में। तो ये भी इस तरह से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था उसमें पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की, वो कब हुआ, तो 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसमें श्रीमती एनी बेसेंट इन्होंने अध्यक्षता की, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। और ये जो जब एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष हो गए जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब वही बात करें कि अगर आपसे पूछे कि नहीं, अब भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो आपके सरोजिनी नायडू थी। कौन, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, 1925 कानपुर जो अधिवेशन होता है उसमें सरोजिनी नायडू जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो ये क्या बन जाती हैं, आपके पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया कब, 1924 में बेलगाम में। कहां पे, बेलगाम में, ठीक है। तो ये कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है। और 1916 में क्या है कि साथियों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और अंबिका चरण मजमूदार जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1925 याद रखिएगा, 24 याद रखिएगा, 17, 16, 1911, 1896, 1907, पहला आपको पता ही होगा 1885। 1937 भी आप याद रख सकते हैं, ये फैजपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक दैनिक था, क्या था, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, अंग्रेजी का। तो ये साथियों उर्दू का एक जो है दैनिक
न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर था वंदे मातरम। ठीक है, चलिए अगला है कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्न में से किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? झांसी, दिल्ली, लखनऊ और बनारस। ठीक है, तो बात करें कि जो बेगम हजरत महल है 1857 की क्रांति में इन्होंने लखनऊ लखनऊ का नेतृत्व किया था। झांसी से आपको पता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। और दिल्ली से साथियों अगर हम बात करें, दिल्ली से हम बात करें तो एक तो आपके बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथ साथ जो बख्त खां जिन्होंने साथियों सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, सेना का नेतृत्व किया था, ये दिल्ली से हो सकते हैं। ठीक है, तो अब झांसी, दिल्ली, लखनऊ। इसके बाद बात करें तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह को आप याद रख सकते हैं, जिन्होंने वहां से क्रांति का नेतृत्व किया था। बरेली से बात करें तो खान बहादुर, बरेली से खान बहादुर। ठीक है, बरेली से खान बहादुर। कानपुर से बात करें तो एक तो आप कानपुर से बात करें तो नाना साहब। ठीक है, नाना साहब और तत्या टोपे, नाना साहब और तत्या टोपे। ठीक है, तत्या टोपे। ठीक है, तत्या टोपे। तो ये कुछ याद रखिएगा 1857 के रिवोल्ट में कौन से आपके क्रांतिकारी ने कहां से नेतृत्व किया था। जैसे बेगम हजरत महल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि इससे पहले जो लखनऊ के नवाब थे उनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद लोगों में गुस्सा भी था और 1857 के कई कारण भी थे। और उसी में साथियों जो लखनऊ में नेतृत्व किया क्रांति का, वो बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अगला है कि 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारियों ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऐसे डांगे, एम एन रॉय, मोहम्मद अली, एस वी गाटे। तो जो मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है वो एम एन रॉय के द्वारा, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की जाती है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो 1924 में, 1901 में, 1912 में और 1956 में। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की जाती है। और एक और बात याद रखिएगा, अभी रिसेंट की बात करें, लेटेस्ट में बता रहा हूं, तो भारत के कुल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल साइट है उनकी संख्या 44 हो गई है। ठीक है, 44 हो गई है। जो लेटेस्ट ऐड हुआ मराठा फोर्ट जो है वो ऐड हुए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो जो शांति निकेतन है ये 2013 में 2013 में 2000 सॉरी साथियों माफी चाहूंगा 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होता है। ठीक है, और 2023 में ही साथियों आपका जो होयसेल के पवित्र समूह है साथियों, जो कर्नाटका के जहाँ पे 3 पवित्र मंदिर हैं साथियों, इसे भी आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। 2024 में जो मोइदम्स हैं इनको शामिल किया गया था। तो इस तरीके से अभी रिसेंट यूनेस्को के 44 जो हैं वो साइट्स हैं। ठीक है, 44 अभी जो लेटेस्ट है वो मराठा प्रदेश से, यानी कि जो मराठा फोर्ट है उनको शामिल किया गया। ठीक है, वही विश्व विरासत दिवस की हम बात करें तो याद रखिएगा ये आपके 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1901 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? सूर्यसेन, गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकनाथ बाउल। सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, जो चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व है इन्होंने ही किया था, सूर्यसेन ने। ठीक है, और इन्होंने चिटगांव में जो आर्मरी रेड है साथियों, उनका सफल नेतृत्व जो है सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में गिरफ्तारी के बाद उन्हें फांसी भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सूर्यसेन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में
सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में होता है। ठीक है, वही बात करें तो साथियों आर्य समाज की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा याद रखेंगे। ठीक है, वही पूना सार्वजनिक सभा की बात करें, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा ये 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा, ठीक है, एमजी रनाडे के द्वारा, ठीक है, एमजी रनाडे के द्वारा। भीमराव अंबेडकर से साथियों दो तीन चीजें याद रखिएगा, एक तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत बहिष्कृत हितकर्णी सभा, हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में जो है ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसके साथ साथ 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भी साथियों भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, श्रमिक पार्टी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट याद रखिएगा जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ज्योतिबा फुले होगा, ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महादेव गोविंद रनाडे, विपिन पाल। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन यानी कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको मांडले जेल में निर्वासित करते हैं। किसको? लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, महादेव गोविंद रानाडे को, बिपिन पाल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, वही बात करें तो 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन जनवरी 1915 में भारत लौटे थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो आपको भी पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे। ठीक है, भारत वापस लौटे मोहनदास करमचंद गांधी। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? श्री नारायण गुरु वेद समाज से, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SNDP भी बोला जाता है। ठीक है, SNDP से। ठीक है, श्री नारायण गुरु जो है ये SNDP से जुड़े थे, जो एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला जो है देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता, लाहौर, पुणे और बॉम्बे। तो जो देव समाज का मुख्यालय है ये आपके लाहौर में स्थित था। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन यानी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? नारायण गुरु, ईबी रामास्वामी नायकर, गोपाल गणेश अगरकर, विनोबा भावे। तो जो ईबी रामास्वामी नायकर थे, ठीक है, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? अरविंदो घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी, रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र मलिक। तो बात करें तो जो अरविंदो घोष है 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के पहला प्राचार्य थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1905, 1919, 1911, 1915। तो रोलेट एक्ट आपको पता है कि साथियों 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा विकल्प नंबर
दो होगा। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइट हुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था। और ये जो इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1915 में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा ये नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आपको पता है कि 1913 में इन्हें साथियों साहित्य में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और इन्होंने ही 1901 में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष में भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी? 1940 में, 1935 में, 1915 में, 1957 में। तो 1917 में साथियों, सॉरी 1915 में, 1915 में भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी। ठीक है, अगला है कि 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी? मोतीलाल नेहरू समिति, राजीव गांधी समिति, जवाहरलाल नेहरू समिति, इंदिरा गांधी समिति। तो जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू समिति, इसने ही साथियों 1928 में बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी। अब आपको पता है कि साइमन कमीशन का जब विरोध होता है उसके बाद ही साथियों भारत के लोगों को ये कहा जाता है कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जो सभी के लिए फिट बैठता हो। ठीक है, उसके बाद एक मोतीलाल नेहरू समिति, जिसे हम नेहरू कमेटी भी कहते हैं, उसका गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। और इसी मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा जो है वो बिल ऑफ राइट्स की मांग की जाती है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और 2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी? 1897, 1893, 1895, 1899। तो 1899 में, सॉरी 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और इन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और ये 2 वर्ष की कारावास की सजा होती है। तो इसे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 होगा, 1895। ठीक है, 1895। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका ने उन 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था जिन्हें पिछली शताब्दी को परिभाषित किया था? ठीक है, भारतीय महिला कौन थी? अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो जो अमृता कौर है साथियों, अमृता कौर, इन्हें जो है टाइम पत्रिका ने 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था। ठीक है, भारतीय महिला अमृता कौर को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 होगा। और ये जितने भी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में बने थे, ठीक है, और मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन चाहिए, कि एक बार आप देख लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न बने हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा साथियों, यही होगा कि थोड़ा क्वेश्चन के जो लेवल है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे, या जो फ्रेमिंग है साथियों, हो सके शायद वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, क्रोनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आ जाए, यही हो सकता है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना है, जो मेन चीज है वो कभी नहीं बदलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग में साथियों बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझे होंगे। और बाकी मिलेंगे साथियों एक और वीडियो आपके लिए, मैं पॉलिटी का छोटा सा है, ठीक है, जिसमें एक पूरा रिवीजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री पॉलिटी का आपको ठीक ठाक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए साथियों, तब तक पढ़ते रहिए और थोड़ा आराम भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।